हेलो एवरीवन, मैं सुनंदा और आप देख रहे हैं दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको ज़रूर एएनएम एग्ज़ाम और महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चूँकि समय बहुत है कम है, इसलिए एक ही वीडियो में से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया गया है और मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ी लंबी हो सकती है चूँकि 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आप सभी से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना हो। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों कमेंट्स कर भी ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस बीमारी को गलघोटू के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गलघोटू बीमारी को डिप्थीरिया नाम से भी जाना जाता है और डिप्थीरिया का टीका दोस्तों पेंटा वैक्सीन और डीपीटी वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन में डिप्थीरिया वैक्सीन मिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो किस बीमारी का है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस नाम का जो बैक्टीरिया है दोस्तों किस बीमारी का है। तो दोस्तों ये पर्ट्यूटिस बीमारी का बैक्टीरिया है। पर्ट्यूटिस को दोस्तों याद रखें कि काली खांसी और कुकर खांसी के भी नाम से जाना जाता है। तो जो पर्ट्यूटिस का जो टीका होता है दोस्तों ये पेंटा वैक्सीन में मिक्स होता है और साथ में डीपीटी वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन में पर्ट्यूटिस का टीका आपको मिलता है। और जो पर्ट्यूटिस के जो बैक्टीरिया का नाम है ये भी पूछ सकता है कि इसके बैक्टीरिया का जो नाम होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्ट्यूटिस बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है। तो दोस्तों जो पर्ट्यूटिस होता है बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीबी बीमारी अधिकतर किस अंग को प्रभावित करती है। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसे 6 नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो टीबी बीमारी है सबसे ज़्यादा दोस्तों लंग्स को प्रभावित करती है, फेफड़े को। और दोस्तों टीबी के जो बैक्टीरिया का नाम होता है, टीबी भी बैक्टीरिया से होती है, वायरस से नहीं होती है। तो टीबी के भी बैक्टीरिया का जो नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बताया गया है कि टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी बीमारी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और बीसीजी को अधिकतम 1 साल की उम्र तक लगाया जा सकता है। और जो 0 से लेके 1 माह तक की उम्र में जो इसका खुराक होता है 0.05 ml होता है। वहीं 1 माह से लेके 1 साल की उम्र तक जो बीसीजी का खुराक होता है 0.1 ml होता है। बीसीजी का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेटी ग्लूरिन। कि माइकोबैक्टीरियम किस किस रोग का कारण है। माइकोबैक्टीरियम जो होता है किस किस रोग का कारण है। तो दोस्तों यह टीबी और कुष्ठ रोग का कारण है, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है और कुष्ठ का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। कुष्ठ को लेप्रोसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चेचक के टीके का आविष्कार दोस्तों 1796 में किया गया था। चेचक के टीके को स्मॉल पॉक्स से भी नाम से जाना जाता है और इसके जो वायरस का नाम है दोस्तों वेरियोला वायरस है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में किस वैक्सीन को सैन्य उपयोग के अलावा नागरिक हित में उपयोग हेतु मंजूरी दी गई थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1946 में ऐसी कौन सी वैक्सीन का जो उपयोग है सैनिकों के अलावा नागरिक हित में भी उपयोग की गई थी। तो दोस्तों यह इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। का टीका किसके द्वारा और कब बनाया गया। तो एमआर का टीका जिसे मेजल्स रूबेला कहते हैं ये 1971 में बनाया गया मैरिस और हिलमैन के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एमआर का टीका किसके द्वारा बनाया गया, मैरिस और हिलमैन के द्वारा 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यान से सुने। बाल उत्तरजीविका और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को किस वर्ष शुरू किया गया था।
तो दोस्तों 1992 में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह जो कार्यक्रम है UIP, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी, और उसके बाद फिर ये आया बाल उत्तरजीविका और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1992 में की गई। और इसके बाद दोस्तों आया RCH का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1997 में की गई। और फिर इसके बाद आया दोस्तों NRHM, जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई। उसके बाद आया NUHM, जिसकी शुरुआत 2013 में की गई। और NHM भी दोस्तों आया, जिसमें दोनों NRHM और NHM को साथ में जोड़ के NHM बनाया गया। इसकी भी शुरुआत 2013 में की गई। और 15 अगस्त 2024 को NHM का नाम बदलकर प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन रख दिया गया। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OPV बूस्टर की बात कर रहा है कि OPV बूस्टर को बच्चे की देने की अधिकतम आयु क्या है। तो दोस्तों 2 वर्ष है। OPV का जो बूस्टर डोज होता है 16 माह से 24 माह की उम्र में जो है DPT का फर्स्ट बूस्टर, और OPV का बूस्टर डोज और MR की दूसरी खुराक और विटामिन A की दूसरी खुराक के साथ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NRHM की शुरुआत कब हुई। दोस्तों 12 अप्रैल 2005 में हुई। ये मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंख अभियान में जो है H शब्द से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों पंख अभियान जो है यह किशोरी बालिकाओं से संबंधित अभियान है, और जिसमें कि H से मतलब है हेल्थ एवं हाइजीन, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में लाडली बहना योजना में जो लाभार्थी को कितने रुपए की सहायता दी जा रही है। तो दोस्तों जो वर्तमान में है लाडली बहना योजना, इसके लिए जो सहायता राशि दी जा रही है 1250 रुपये अभी वर्तमान में दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि NACP राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में हुई, इसका प्रथम चरण, और जो दूसरा चरण की शुरुआत हुई 1999 में हुई। दोस्तों ICDS कार्यक्रम का मुख्य एक घटक है तो मध्याह्न भोजन योजना। यह ICDS का एक प्रमुख घटक है, मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है। शैशवावस्था में जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS के तहत किस उम्र के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य में सुधार का विशेष उद्देश्य है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसकी शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में की गई, और इसका जो उद्देश्य है वो जो ये टारगेट है इनके लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। क्वेश्चन, क्वाशियोरकर नामक कुपोषण संबंधित विकार का जो मुख्य कारण है। तो पूछ रहा है जो क्वाशियोरकर नामक जो कुपोषण होता है उसका जो मुख्य कारण है दोस्तों प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक कुपोषण होता है। वहीं अगर मारास्मस की बात की जाए तो उसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी, ये दोनों की कमी के कारण मारास्मस रोग होता है। वहीं क्वाशियोरकर को जो बोलते हैं मून फेस बोलते हैं, और मरास्मस को दोस्तों वही मंकी फेस के नाम से जाना जाता है। और जो क्वाशियोरकर का में मुख्य होता है एडिमा प्रेजेंट होता है, आपको सूजन देखने को मिलेगी। और वही मरास्मस में जो है उसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपको एडिमा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS का मुख्य सेवाएं कौन कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो दोस्तों ये 6 सेवाएं दी जाती हैं। पूरक पोषक आहार, स्वास्थ्य जांच किया जाता है, रेफरल सेवाएं दी जाती हैं, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। प्री स्कूलिंग 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पूछ रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है। लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। अगर गुस्सा और घृणा
ये जो अंदर अपने होता है तनाव की स्थिति, इसको जो समायोजित करने में मदद करती है वो एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है, ये अपन को तनाव को समायोजित करने में हेल्प करता है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। तो महिलाओं में जो मादा हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, वो किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और महिलाओं में जो मादा हार्मोन्स होते हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दोस्तों जो है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख कैविटी में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं? तो दोस्तों 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। राइबोफ्लेविन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन का निर्माण शरीर में छोटी आंत में होता है। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। उच्च घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन कहते हैं किसे? अच्छे कोलेस्ट्रॉल को उच्च घनत्व वाला लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। कौन सा टीका गंभीर रूप से प्रतिरक्षित HIV पॉजिटिव बच्चों को दिया जाता है? तो दोस्तों DPT का वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष स्तनपान शिशु एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब दिया जाता है? तो सभी को पता है 6 माह तक के बच्चों को दिया जाता है। 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान स्तन में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? स्तनों में परिवर्तन के लिए जो सहायक हार्मोन्स होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वह अंडाशय से स्रावित होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों लीवर के द्वारा होता है। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो दोस्तों जठर ग्रंथियों का संबंध स्टमक, जिसे अमाशय कहते हैं, स्किन फोल्ड कैलिपर्स द्वारा किसकी मोटाई नापी जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्किन फोल्ड कैलिपर्स के द्वारा किसकी मोटाई नापी जाती है? तो दोस्तों वसा की परत की मोटाई नापी जाती है। चेचक या स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर द्वारा किस वर्ष रेबीज टीके का सफल परीक्षण किया गया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों 1885 में किया गया था। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता बहुत अधिक होती है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी की प्रचुरता मछलियों के लीवर के तेल में अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण टीकाकृत बच्चे की परिभाषा क्या है? यदि बच्चे को 1 वर्ष के भीतर BCG, OPV और पेंटा के 3 खुराक और वहीं MR की फर्स्ट खुराक मिली हो तो ऐसा बच्चा पूर्ण टीकाकृत बच्चा कहलाएगा। जिसे जन्म से लेके 1 वर्ष के भीतर के BCG, OPV और पेंटा के 3 खुराक और MR की पहली खुराक दे दी गई हो, ऐसा बच्चा पूर्ण टीकाकृत बच्चा कहलाएगा। संपूर्ण टीकाकृत किस बच्चे को बोलेंगे? यदि बच्चे को 2 वर्ष के भीतर BCG, OPV और पेंटा के 3 खुराक और MR की 2 खुराक, OPV का बूस्टर डोज और DPT का फर्स्ट बूस्टर दे दिया गया हो, ऐसे बच्चे को संपूर्ण टीकाकृत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंशिक टीकाकृत बच्चा, जिसे ड्रॉप आउट चाइल्ड बोलते हैं, वो किसे कहेंगे? जिस बच्चे को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार उसके आयु के अनुसार सारे टीके नहीं मिले हों, यानी उम्र के अनुसार उनके समय से टीके नहीं दिए हैं, ऐसे बच्चे को आंशिक टीकाकृत या ड्रॉप आउट चाइल्ड मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटीकाकृत बच्चा या लेफ्ट आउट चाइल्ड किसे कहते हैं? जिस बच्चे को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में उसके आयु के अनुसार एक भी टीका नहीं मिला है, उस स्थिति में बच्चा अटीकाकृत कहलाता है। पोलियो का लास्ट केस इंडिया में कब मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15 जनवरी 2011 में पोलियो का लास्ट केस मिला था। और इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ था? 27 मार्च 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया था। और लास्ट केस मिला था 13 जनवरी 2011 में और फ्री कब हुआ? 27 मार्च 2014 में। और दोस्तों जो पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई
1995 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें एल्बुमिन पाया जाता है? बालों में, गेहूं में, अंडे में, दाल में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। एक वयस्क मानव में कितने रदनक या केनाइन दांत होते हैं? तो दोस्तों 4 होते हैं केनाइन दांत, जिसमें से कि 2 ऊपर जबड़े में और 2 नीचे जबड़े में होते हैं। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं पूरे दांत की। तो इंसाइजर दांत जो होते हैं दोस्तों 4 होते हैं एक जबड़े में, और वहीं केनाइन 2 होते हैं। प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं। इस तरीके से टोटल एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, और ऊपर नीचे दोनों मिलाकर टोटल 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध में प्रति 100 ml दूध पर वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3.5 ग्राम 100 ml दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो 100 ml दूध में वसा की मात्रा होती है 1.2 ग्राम होती है, और फैट 3.5 ग्राम, और वहीं जो कार्बोहाइड्रेट होता है 7.4 ग्राम प्रति 100 ml पे पाया जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि गाय के दूध में जो है प्रोटीन 3.2 ग्राम, फैट 4.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4.4 ग्राम प्रति 100 ml में, और वहीं बकरी के जो दूध में होता है प्रोटीन 3.3 ग्राम, फैट 4.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4.6 ग्राम प्रति 100 ml पर। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट, एक के साथ इतने सारे भी क्वेश्चन साथ में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन क्या है? तो दोस्तों लैक्टोज असहजता, यानी बच्चा क्या होता है मिल्क को पचाने में उसका जो शरीर में वह मिल्क का पाचन बच्चा के शरीर में नहीं होता। तो ऐसी कुपोषण जो है आम बच्चों में देखी जाती है, और इसका जो आम प्रकटन है लैक्टोज असहजता। कुपोषण से संबंधित देख लेते हैं और भी सभी पॉइंट्स को, कि जो कुपोषण होते हैं मुख्यतः ये क्वाशियोरकर और मारास्मस देखने को मिलते हैं। क्वाशियोरकर में क्या है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी होती है, और वहीं मारास्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की कमी होती है। क्वाशियोरकर में 6 माह से 3 वर्ष की जो उम्र में क्वाशियोरकर देखने को मिलता है, वहीं मारास्मस 6 माह से 1 वर्ष तक की उम्र में। और क्वाशियोरकर में जो है होता है दोस्तों बसा होता है, और मरास्मस में बसा की कमी होती है। क्वाशियोरकर में एडिमा प्रेजेंट होता है, वहीं मरास्मस में एब्सेंट होता है। और क्वाशियोरकर को मून फेस के नाम से जानते हैं, वहीं मरास्मस को मंकी फेस के नाम से जाना जाता है। अब लार का जो पीएच मान होता है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन अपन देखेंगे, और बहुत सारे पीएच मान को भी मैंने बताया है। तो जो लार का पीएच मान होता है 6.8 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और वहीं पीएच स्केल की अगर खोज की बात की जाए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सारेंसन ने किया था दोस्तों पीएच स्केल की खोज। वहीं जो है 1909 में सारेंसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीएच मान के माध्यम से जो है दोस्तों उसमें जो स्केल की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती है, वहीं 0 से लेकर 7 तक दोस्तों जो है अम्लीय कहलाता है, किसी की वैल्यू आती है। और वहीं 7 में अगर किसी की वैल्यू है तो वह उदासीन कहलाता है, और 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू अगर किसी की आती है तो वह क्षारीय कहलाता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो देख लेते हैं कि किस पदार्थ का जो पीएच मान होता है क्या होता है। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, किसी भी पदार्थ का पीएच मान आपसे पूछ सकता है। तो जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, आंसू का पीएच मान 7.4, नमक का पीएच मान 7, दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 से 6.9 तक, और रक्त का पीएच मान 7.4, सिरका का पीएच मान 3 होता है, शराब का पीएच मान 2.8, नींबू का पीएच मान 2.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, और टमाटर का पीएच मान 4.5, अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9, और सेब का पीएच मान 3 होता है। और वहीं चाय का जो पीएच मान होता है 5.5, अम्लीय वर्षा का पीएच 0.5, टमाटर रस का पीएच मान 4.4। और वहीं अगर टमाटर रस की बात की जाए तो उसका पीएच मान 4.5 होता है,
और टमाटर जूस की 4.1। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5, सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6, छोटी आंत का पीएच मान 7.4, मैग्नीशियम दूध का पीएच मान 10.5, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4, बेकिंग सोडा का 8.5, केले का पीएच मान 4.5 से 5.2, अंडे का पीएच मान 7.8, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 और सल्फ्यूरिक एसिड का जो पीएच मान होता है 1 होता है। का पीएच मान 3 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, काफ़ी का पीएच मान 5, अमोनिया का पीएच मान 11.6, एस्टमक का पीएच मान 1.5 से 3.5 और स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5, टूथपेस्ट का पीएच मान 8, बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 और मक्खन का जो पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 और संतरे का पीएच मान 3.7 और बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.5। तो ये सभी थे पीएच मान जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई और न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केयर की जो स्थापना कब हुई? तो केयर की स्थापना 1945 में ही और केयर का फुल फॉर्म कोऑपरेटिव फॉर असिस्टमेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन WHO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1948 में हुई और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई और इसका मुख्यालय रोम में है। और कायाकल्प अभियान की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों कायाकल्प अभियान की शुरुआत है दोस्तों सभी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।